बुद्धि की शक्ति उसके उपयोग में है, विश्राम में नहीं। और अपने बुद्धि की शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल करने वाले 21वीं सदी के चाणक्य और इंडिया के जेम्स अजीत डोभाल, वो जेम्स रियल लाइफ के थे, लेकिन अजीत डोभाल रियल लाइफ के जेम्स है। पाकिस्तान अगर किसी से सबसे ज्यादा खौफ खाता है तो वो है अजीत डोभाल। तो इस वीडियो में अजीत डोभाल की ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट के बारे में बताने की कोशिश करूंगा और आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से अचीवमेंट सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और हाँ, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक अवेलेबल है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अजीत डोभाल का जन्म उत्तराखंड के एक गांव में 1945 को हुआ था। इनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे। 1968 को सिविल सर्विस क्वालिफाई करके ये आईपीएस बनते हैं। 1972 में ये आईबीवी ज्वाइन कर लेते हैं। उसी समय नॉर्थ ईस्ट में आतंक अपने चरम सीमा पे था। हर राज्य खुद को एक अलग कंट्री बनाने का मांग कर रहा था। लालडेंगा जो मिजोरम में काफी ताकतवर हो चुका था, उसके आतंक का गूंज जो है वो दिल्ली तक सुनाई दे रहा था। इसी गूंज को शांत करने के जिम्मा आईवी ने उठाया और अजीत डोभाल को मिजोरम भेजा गया। और अजीत डोभाल की जो सबसे बड़ी खासियत है कि दुश्मन के वीक पॉइंट को पकड़ने के साथ साथ उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी वीक पॉइंट बना देते हैं। जब ये मिजोरम पहुंचे तो इन्होंने देखा कि लालडेंगा की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसके 7 कमांडर में है। यही 7 कमांडर सारा गेम चला रहे थे। इन्होंने क्या किया, उन सभी कमांडर से दोस्ती करना स्टार्ट किया। इनकी दोस्ती इतनी बढ़ गई, उन सभी कमांडर को शाम को घर पे बुलाया करते थे और साथ में बैठ के डिनर करते थे। डिनर करते समय ही सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने लेना स्टार्ट किया और इंफॉर्मेशन लेने के बाद उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे। उनसे कहा गया तुम्हें स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा, इलेक्शन के बाद तुम्हें मंत्री बना दिया जाएगा, और कुछ पैसों की कमी है तो वो भी बताओ, वो भी पूरा कर दिया जाएगा। और इसी तरह से इन्होंने 7 में से 6 कमांडर को अपने साथ ले लिया, खुद के बातों से कन्विंस कर लिया। जब लालडेंगा के 7 में से 6 कमांडर इनके साथ आ गए तो लालडेंगा पड़ गया कमजोर। जब लालडेंगा कमजोर पड़ गया तो फिर लालडेंगा के साथ नेगोशिएशन करके मिजोरम की सारी परेशानियों को इन्होंने सॉल्व किया। जब मिजोरम की परेशानी को सॉल्व कर दिया गया इनके द्वारा, फिर इन्हें सिक्किम भेजा जाता है। फिर सिक्किम के भी सारे परेशानियों को सॉल्व कर दिए। अजीत डोभाल इतने तेज तर्रार थे कि मेरिटोरियस सर्विस के लिए सबसे यंगेस्ट पुलिस ऑफिसर बने जिन्हें पुलिस मेडल मिला। इन्हें मात्र 6 साल की सर्विस के बाद इस पदक से सम्मानित किया गया, जबकि इस पदक के लिए कम से कम 17 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए। और 1988 में अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये पदक पाने वाले इंडिया के पहले पुलिसकर्मी बने। अब बात करते हैं पाकिस्तान वाली स्टोरी की। जब ये कंटिन्यू 7 साल पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को ही बेवकूफ बनाया। सितंबर 1972 को जब इंडिया अपना पहला न्यूक्लियर परीक्षण करता है पोखरण में, इस परीक्षण के बाद पाकिस्तान को तकलीफ होना तो निश्चित था। और इसके बाद पाकिस्तान भी सोचता है हम भी अपना न्यूक्लियर परीक्षण करेंगे और न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। इसके लिए वो चाइना और फ्रांस के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए, जहां वो कहता है पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर परीक्षण करना चाहता है और न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है। लेकिन फ्रांस समझदार, वो समझ गया ये टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, वेपन्स के लिए हमारी मदद मांग रहा है, इसलिए फ्रांस इस डील से बाहर निकल जाता है। लेकिन चाइना पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पाकिस्तान अपने प्रोग्राम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए नॉर्थ कोरिया के पास जाता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी उस समय न्यूक्लियर वेपन्स पे जोर शोर से काम कर रहा था। पाकिस्तान की इन्हीं सभी हरकत से दुनिया को पाकिस्तान के ऊपर शक होने लगा। इधर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को सतर्क कर देती है और उन्हें टीम बनाकर पाकिस्तान और चाइना में अपने नेटवर्क बनाने के लिए कहा जाता है। और इस टीम को लीड कर रहे थे अजीत डोभाल। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह तो पता कर लिया कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में कहोटा नामक एक जगह है, वहीं एक रिसर्च सेंटर है जहां पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा है। और अजीत डोभाल भी उस समय तक पाकिस्तान पहुंच चुके थे जासूस बनकर। इसी बात की कंफर्मेशन के लिए कि उसी रिसर्च सेंटर में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए अजीत डोभाल कहोटा के रिसर्च सेंटर के पास पहुंचते हैं भिखारी का रूप बनाकर, और वो साइंटिस्ट को ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। अचानक से उनका दिमाग काम करता है कि अगर कोई व्यक्ति न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काम करता है तो रेडिएशन उसके शरीर में आ सकता है या उसके बालों में आ सकता है। तो उन्होंने फिर से साइंटिस्ट को ट्रैक करना स्टार्ट किया और वो साइंटिस्ट जिस सैलून में अपना हेयर कटिंग करवाते थे उस सैलून के पास भिखारी बनकर जाते हैं और उनके बालों का सैंपल इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। जब सैंपल इकट्ठा कर लेते हैं तो अपने नेटवर्क के थ्रू किसी तरह को इंडियन लैब में भेजते हैं। जब इंडियन लैब में उसे टेस्ट किया जाता है तो उसमें काफी मात्रा में रेडिएशन पाया गया। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि इस प्रोजेक्ट पे काम इसी रिसर्च सेंटर में हो रहा है। अब ये सोचने लगे कि इसे तबाह कैसे किया जाए, क्योंकि अगर इंडिया उस समय अटैक करता है तो यूएसए, यूके, सारे वेस्ट कंट्री पाकिस्तान के साथ थे। इसलिए सांप भी मर जाए और डंडा भी ना टूटे, इन्होंने ये फंडा अपनाया और एक इजराइल के पास जाते हैं और इजराइल को कहते हैं देखो
पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और ये काम कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया तो सबसे पहले तुम्हें ही उड़ाने वाला है, क्योंकि ऐसे भी तुम्हें कोई कंट्री मानता है नहीं। और इनकी सबसे खासियत बात जो है ना, किसी को भी इजीली अपने बातों से कन्विंस कर लेते थे। उसी तरह इजराइल को भी अपने बातों से इन्होंने कन्विंस कर लिया एयर स्ट्राइक करने के लिए। लेकिन इजराइल के साथ एक परेशानी थी, मिडिल ईस्ट कंट्री के ऊपर से तो वो अपना फाइटर प्लेन उड़ाकर ला नहीं सकता था, और दूसरी तरफ से घुमाकर लाने में उसे रिफ्यूलिंग करने की जरूरत पड़ती। और अगर गुजरात के बेस से उसे रिफ्यूलिंग कर दिया जाता तो उसके बाद वो पाकिस्तान को देख ही लेता। लेकिन उसी समय भारत में सत्ता परिवर्तन होता है, इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती है, जिस वजह से वो 1977 की इलेक्शन हार जाती है और मोरारजी देसाई भारत के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। और वो थोड़ा ज़्यादा ही गांधीवादी विचारधारा के थे। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जब अजीत डोभाल ने रिपोर्ट किया, सारी बातें बताई, सारी प्लानिंग बताई, उन्होंने बताया कि हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बस आप रिफ्यूलिंग करने के लिए परमिशन दे दीजिए, इजराइल सारा काम कर देगा। लेकिन मोरारजी देसाई ने डायरेक्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गांधीवादी विचारधारा के हैं, कोई कंट्री अपनी सीमा में कुछ भी करे उससे हमें क्या मतलब। बस यही ये प्लानिंग फेल हो जाती है। और मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो ये सबसे बड़ी गलती थी किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और आप क्या सोचते हो, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए, इन्होंने एक और गलती की जो इससे भी बड़ी गलती थी। जिया उल हक जो पाकिस्तान के आर्मी में थे, उसमें पाकिस्तान की सारी चीज़ों को कंट्रोल में लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन जाते हैं। और वो चाहते थे कि हमारे पड़ोसियों से हमारा अच्छा रिश्ता बना रहे, इसलिए वो सभी से बात किया करते थे। एक बार उनकी बात मोरारजी देसाई से होती है। अब ये क्या करते हैं मोरारजी देसाई की सारी बात उन्हें बता देते हैं। उन्हें कहते हैं जिया उल हक, तुम क्या सोचते हो, हमारे जासूस तुम्हारे कंट्री में घूम रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो हमें सब पता है। तुम कहोटा के रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काम कर रहे हो, ये भी हमें पता है। तुम्हारे कितने साइंटिस्ट हैं, कहाँ रहते हैं, हमें सब पता है। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं। अब जिया उल हक इन बातों से शॉक हो गया। उसे लगता है कितना सीक्रेट प्रोग्राम इन लोगों को कैसे पता चल गया। अब वो एक एक करके हमारे आईबी और रॉ के इंटेलिजेंस को मरवाना स्टार्ट कर देता है। और मोरारजी देसाई के इस एक गलती की वजह से ना जाने हमारे कितने रॉ और आईबी के इंटेलिजेंस शहीद हो गए। असल में रियल हीरो तो यही है जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे कंट्री में जाकर अपने कंट्री के सुरक्षा के लिए जासूसी करते हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा अगर ऐसी गलती की जाए तो वो कितनी दुखद घटना होती है। इन्हीं सब के बीच अजीत डोभाल खुद को बचाकर वापस इंडिया आ जाते हैं। इसी तरह अजीत डोभाल की और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो मैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बताने वाला हूं। और इस तरह और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, दूसरे पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।